नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई दो अहम जानकारियां हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने 8वें पे कमीशन को टॉप सीक्रेट मिशन बना दिया है। जी हां, आरटीआई से जो जवाब मुझे मिला है उससे यह खुलासा हुआ है। अभी हाल फिलहाल में मैंने आरटीआई डाला था जिसका जवाब मुझे मिला है 8वें पे कमीशन से जुड़ा हुआ, जिससे यह पता चल रहा है कि 8वां पे कमीशन एक टॉप सीक्रेट मिशन है। जी हां, आगे इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आर्मी हेडक्वार्टर के पे कमीशन सेल के 8वें पे कमीशन को लेकर के जो रिकमेंडेशन सामने आए थे उनमें से एक रिकमेंडेशन है एमएससीपी को लेकर। यह बेहद ही अहम रिकमेंडेशन है और बहुत स्वागत योग्य रिकमेंडेशन है, क्योंकि इस रिकमेंडेशन में सिपाही से लेके हवलदार तक के जो पेंशनर हैं या कर्मचारी हैं, खास करके उनको फायदा होने वाला है। और फायदा खास करके सिपाही को भी नायब सूबेदार तक का पेंशन मिल सकता है। पेंशन में गजब बढ़ोतरी, अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है इस रिकमेंडेशन को अगर कंसिडर किया जाए तो। लाखों की संख्या में पेंशनर्स और डिफेंस के कर्मचारी, नीचे लेवल के जो कर्मचारी हैं, उनको इसका अच्छा फायदा मिल सकता है। इसके बारे में आगे डिटेल्स में समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए इन्हीं दो विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, ये सामने के आंकड़े देखिए दोस्तों। अभी भी बहुत सारा संख्या में पेंशनर्स या व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियोस तो देखते हैं चैनल के, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसलिए आने वाले समय में सटीक जानकारियां 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई, आपका डीएडीआर बढ़ोतरी से जुड़ी हुई या आपका पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ी हुई पाते रहने के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, उसके आगे वीडियोस देखना शुरू करें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा, कहीं महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियोस देखना फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसीलिए चैनल को बूस्ट करने के लिए, मेरा भी मोरल हाई करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके आगे वीडियोस आप कंटिन्यूअसली देखते रहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की जानकारियों की ओर। सबसे पहले दोस्तों, एमएससीपी को लेकर आर्मी हेडक्वार्टर का 8 सीपीसी में जबरदस्त प्रपोजल। जी हां, एमएससीपी यानी कि मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, इसको लेकर के जो प्रपोजल भेजा गया है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। वो नीचे लेवल में सिपाही से लेकर हवलदार को अच्छा खासा फायदा देने वाला प्रपोजल है। जी हां, आगे जो प्रपोजल है किस तरीके से उसको जस्टिफाई करके बनाया गया वो भी बताऊंगा। देखिए, सबको मिल पाएगा ज्यादा फायदा। जी हां, खास करके सिपाही से लेकर के हवलदार तक को, उनके फैमिली पेंशनर तक को भी इसका फायदा मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, और हर एक सिपाही को और फैमिली पेंशनर को भी मिलेगा नायब सूबेदार के बराबर का पेंशन ऑब्लिक पे। कैसे मिलेगा वो आगे समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको, चलिए, जो रिकमेंडेशन सामने आया है वो आपको दिखाना चाहूंगा, उसके आगे फिर बोर्ड में समझाऊंगा। और इससे कुछ कैटेगरी के पेंशनर को नुकसान भी हो रहा है, किनको हो रहा है वो भी बताऊंगा। तो चलिए पहले रिकमेंडेशन देखते हैं। दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर का आर्मी पे कमीशन सेल के जो 8वें पे कमीशन को लेके कई सारे रिकमेंडेशन सामने आए थे, उनमें से एक रिकमेंडेशन है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन को लेके, यानी कि एमएससीपी स्कीम को लेकर के। और एमएससीपी स्कीम को लेकर के जो रिकमेंडेशन सामने आए हैं दोस्तों, काफी अच्छे रिकमेंडेशन है। ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि खास करके एमएससीपी में सिपाही से लेकर हवलदार रैंक के पेंशनर या कर्मचारियों को ही फायदा मिलता है। तो ऐसे में उनके लिए ये रिकमेंडेशन बना करके भेजना एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। जी हां, अब ये रिकमेंडेशन क्या है वो समझेंगे, क्योंकि इस रिकमेंडेशन से सिपाही को भी नायब सूबेदार तक का पेंशन मिलना फिक्स हो सकता है अगर ये रिकमेंडेशन 8वें पे कमीशन में कंसीडर हो जाए तो चलिए, सबसे पहले तो वर्तमान में जो एमएससीपी है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो बताए गए हैं। फिर बैकग्राउंड बताया गया है कि एसीपी या एमएससीपी का बैकग्राउंड क्या है, ये थोड़ा सा आप समझिए। सबसे पहले 5वें पे कमीशन में 10 साल या 20 साल में एक सिपाही या नायक को नायक का या हवलदार का पेंशन या अपग्रेडेशन का प्रावधान था एसीपी स्कीम के तहत। लेकिन इस स्कीम को, इस प्रावधान को केवल 7 अगस्त 2003 से ही लागू किया गया था। जी हां, ये रिकमेंडेशन तो 5वें पे कमीशन का था, लेकिन इसको जाकर के 2003 में जाकर अगस्त के महीने में लागू किया गया। चलिए, उसके बाद फिर 6ठे पे कमीशन ने इस स्कीम को परिवर्तन कर दिया, चेंज कर दिया, और 8 साल, 16 साल और 24 साल में नायक, हवलदार और नायब सूबेदार का अपग्रेडेशन लागू किया। या तो फिर एक ही रैंक में अगर 8 साल हो जाए तो अगले रैंक का एमएससीपी का प्रावधान रखा। और 7वें पे कमीशन ने उसको चेंज नहीं किया, 7वें पे कमीशन में वैसा ही रहा
और एसीपी स्कीम जो 2006 से पहले वाले रिटायरीज को लागू था वो उनको मिलता रहा। एमएससीपी स्कीम 1 जनवरी 2006 से मिलता रहा। अब देखिए इसके बाद एग्जिस्टिंग पोजीशन यानी कि कब कब एमएससीपी का अपग्रेडेशन लागू है वो लिखा गया है। उसके बाद यहाँ एनालिसिस किया गया है कि एमएससीपी को किस तरीके से लागू किया जाना चाहिए था, वो चीजें यहाँ लिखी गई हैं। लेकिन जो मेन चीज है प्रपोजल फॉर 8CPC 8वें पे कमीशन के लिए एमएससीपी को लेकर के क्या प्रपोजल रखे गए हैं वो महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले लॉजिकल एंड इंपेरेटिव दैट द एमएससीपी स्कीम प्रोवाइड्स एश्योर्ड फाइनेंशियल प्रोग्रेशन बिफोर रिटायरमेंट। ठीक है, यानी कि एश्योर्ड प्रोग्रेशन दिया जाता है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में। एक एश्योर्ड जो है एक पक्का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन एमएससीपी के जरिए मिलता है रिटायरमेंट से पहले। चलिए उसके बाद एम टू ग्रांट 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एमएससीपी एंश्योर्स अपग्रेडेशन प्रीसीडेड रिटायरमेंट व्हिच विल एनकरेज रिटेंशन एंड मोरल। चलिए उसके बाद जो मूल बात है ये तीसरे वाला पॉइंट में दोस्तों, अवार्ड एमएससीपी एट 6, 12 एंड 18 years of service or on completion of 6 years of continuous service in the same rank oblique level। ये महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन है दोस्तों अभी फिलहाल 8 साल, 16 साल और 24 साल में मिलता है, जिसको अब कम करके उसका अवधि 6 साल, 12 साल और 18 साल में एमएससीपी ग्रांट करने का रिकमेंडेशन किया गया है। या तो एक ही रैंक में या एक ही पे लेवल में 6 साल सर्विस होने पर उसको अगला पे लेवल या अगला रैंक का एमएससीपी मिले, ऐसा रिकमेंडेशन किया गया है। अब इस रिकमेंडेशन से लाखों की संख्या में कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा, डिफेंस वालों को। अब दोस्तों इससे फायदा तो होगा, कैसे फायदा होगा? क्योंकि एक सिपाही है मान लीजिए जिनकी साल नॉर्मली 17 साल होती है सर्विस सिपाही की, लेकिन अगर वो 2 साल एक्सटेंशन करा लें तो 19 साल हो जाएगी। तो ऐसे में एक सिपाही है जिनको सिपाही के हिसाब से पेंशन मिलना है, लेकिन अगर उनका सर्विस 18 साल को क्रॉस कर जाए तो उनका एमएससीपी न्याय सुधार उनको मिल जाएगा इस रिकमेंडेशन के हिसाब से, अगर ये लागू हो जाता है तो ऐसे में एक सिपाही को भी न्याय सुधार का पेंशन मिल सकता है। जी हाँ, और साथ ही साथ उनके फैमिली पेंशनर को भी आने वाले समय में उसी रैंक के हिसाब से ही फायदा मिलेगा। अगर मैं फायदे की बात करूं तो देख लीजिए अभी जो है 20,463 रुपए एक सिपाही का पेंशन है। अगर यही सिपाही 19 साल सर्विस करके आता है और उसको एमएससीपी न्याय सुधार का पेंशन लागू हो जाए तो आज के डेट में ओआरओपी 3 के हिसाब से ये है 25,075 रुपए। 25,075 रुपए न्याय सुधार 19 साल सर्विस वाले का पेंशन है, तो इसमें डिफरेंस हो जाता है 4,612 रुपए। 4,612 रुपए इसमें आज के डेट का अगर हम डीए 58% जोड़ दें तो 2,675 रुपए होता है। 2,675 होता है और टोटल मिला करके एक सिपाही को कितना पेंशन में बढ़ोतरी मिल सकता है? मिल सकता है 7,287 रुपए का। 7,287 रुपए तक का बढ़ोतरी मिल सकता है अगर ये रिकमेंडेशन लागू हो जाए तो। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन है दोस्तों 6 साल, 12 साल, 18 साल में एमएससीपी का। अब चलिए मैं समझाता हूं कि नुकसान किसको होगा नुकसान। अगर इस प्रपोजल में एक और लाइन ऐड कर दिया गया होता कि एमएससीपी का फायदा ओआरओपी में 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी लागू हो जाए तो यह सोने पे सुहागा हो जाता, क्योंकि 2006 से जितने पुराने रिटायरी हैं उनको एमएससीपी लागू नहीं है, जिस वजह से वो नुकसान में है। हर ओआरओपी में उनका पेंशन रिवीजन उतना ही होता है जितना उनका रैंक है, तो एमएससीपी का फायदा ना होने की वजह से अगर ये रिकमेंडेशन लागू भी हो जाए तो पुराने पेंशनर 2006 से पहले के रिटायरीज को फायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर समय है तो मेरी ये गुजारिश है, मैं ये फिर से अपील करता हूं कि 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी एमएससीपी के दायरे में लाने के लिए इस रिकमेंडेशन में उस पॉइंट को भी सम्मिलित किया जाए। आप अगर सहमत हैं तो इस वीडियो को भरसक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि इस वीडियो का पॉइंट सामने आ सके। क्योंकि 2006 से पुराने पेंशनर्स को अगर एमएससीपी लागू नहीं होता तो इस प्रपोजल का कोई फायदा उनको नहीं होगा और एक तरीके से देखें तो नुकसान ही हो जाएगा। इसीलिए 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी एमएससीपी लागू होना जरूरी है और ये सही समय है 8वां पे कमीशन। 8वें पे कमीशन में अगर चारों तरफ से ये रिकमेंडेशन दिया जाए तो जरूर ही पे कमीशन इस बात को कंसिडर कर सकता है। इसलिए इस पॉइंट को सपोर्ट करें दोस्तों, 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी एमएससीपी मिलना चाहिए। इस पॉइंट को आप भी सपोर्ट करें, सहमति रखें इस पॉइंट को लेकर के। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 8CPC हो गया है टॉप सीक्रेट मिशन। जी हां,
टॉप सीक्रेट मिशन बन चुका है। कैसे, आगे बताऊंगा, दस्तावेज दिखाऊंगा, जो आरटीआई मैंने डाला था उसका जो जवाब आया है वो भी दिखाऊंगा। मंत्रालयों में विभागों को, अधिकारियों को भी पता नहीं है एचसीपीसी की फाइल्स कहां हैं। आरटीआई से हुआ खुलासा। जी हां, मैंने आरटीआई जो लगाया था जिसमें मुझे जिस तरीके का जवाब दिया गया है, इसका मतलब होता है कि मंत्रालयों में जो विभाग हैं या जो अधिकारी हैं उनको पता ही नहीं 8वें पे कमीशन की फाइलें कहां हैं, कहां पहुंची हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या पॉइंट टीओआर के हैं, क्या इनपुट हैं, क्या आउटपुट हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब यही बनता है कि 8वां पे कमीशन को जो है टॉप सीक्रेट मिशन बना दिया गया है। लेकिन हालांकि बीच बीच में सोशल मीडिया के जरिए रिकमेंडेशन सामने आ रहे हैं, इसका मतलब 8वें पे कमीशन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। लेकिन कौन से लेवल में चल रहा है, क्या सीधे मंत्री टू मंत्री चल रहा है या कहां चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अधिकारियों को तो कुछ पता ही नहीं है। तो 8वां पे कमीशन एक टॉप सीक्रेट मिशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, जो आरटीआई से खुलासा हुआ है उसको डॉक्यूमेंट के जरिए समझते हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय को 8वें पे कमीशन से जुड़ा हुआ एक सवाल करते हुए मैंने आरटीआई डाला था, जिसका जवाब बड़े खुलासे करता है। क्या अब 8वां पे कमीशन टॉप सीक्रेट मिशन हो गया है? जी हां, क्योंकि मैंने जो सवाल किया था, मैंने ये सवाल किया था कि भारत सरकार ने राज्यसभा के अंदर अपना सवाल संख्या 2642 12 अगस्त 2025 के तहत इस बात को एक्सेप्ट किया था कि 17 जनवरी 2025 और 17 फरवरी 2025 को उन्होंने लेटर के जरिए लिखित में पेंशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और बाकी राज्यों से टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के पॉइंट मांगे हैं। जी हां, और इस बात का खुलासा जो सवाल जवाब है उससे हो जाता है, वो देख लीजिए। ये रहा वित्त मंत्रालय का राज्यसभा में पूछे गए सवाल का जवाब, जिसमें वित्त मंत्रालय ने यह माना था, ये देखिए, 17 जनवरी 2025 और 17 फरवरी 2025 के पत्र के माध्यम से रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और सभी राज्यों से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषय के लिए इनपुट मांगे गए थे। जी हां, भारत सरकार ने यह माना है, वित्त मंत्रालय ने यह माना है कि हमने लिखित में इन राज्यों से और इन विभागों से जो है इनपुट मांगे थे, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस मांगे थे। अब इसी को लेकर के मैंने आरटीआई डाला था दोस्तों। और आरटीआई देखिए, आरटीआई में मैंने क्या पूछा था, आरटीआई के अधिकार के तहत रक्षा मंत्रालय मुझे ये बताए कि कोई पॉइंट बाकी विभागों से आपको मिले या नहीं मिले, या रक्षा मंत्रालय ने कोई पॉइंट, कोई विचारार्थ जो इनपुट है वो क्या वित्त मंत्रालय को भेजे या नहीं भेजे। अगर भेजे हैं तो उसका कॉपी दीजिए, और अगर आपने नहीं भेजे हैं तो कंपाइल करके क्या पॉइंट आपने बनाए हैं उसका कॉपी मुझे दीजिए। ये मैंने सवाल किया था आरटीआई के जरिए साफ साफ। अब इस आरटीआई को जिस तरीके से डील किया गया वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, उस आरटीआई में सबसे पहला तो ये देखिए, सबसे पहला जो जवाब है, डिटेल्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की तरफ से, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये इसको क्या किया गया, फर्दर डिटेल्स विल बी अवेलेबल ऑन व्यूइंग द स्टेटस ऑफ द अबव मेंशन्ड न्यू रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि ये दूसरा नंबर देकर के इसको ट्रांसफर कर दिया गया दूसरी जगह पर। अब इसको खोलते हैं तो ये देखिए, ये वाला पेज खुलता है। अब ये देखिए, यहां पर क्या बताया, द इंफॉर्मेशन साउट थ्रू एप्लीकेशन डज नॉट पर्टेन टू अस। ये पार्लियामेंट सेक्शन है कोई डिफेंस मिनिस्ट्री में, उन्होंने बोला है कि हमारा नहीं है ये। द रिक्विजिट इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू डी पे एंड सर्विसेज अंडर आर्मी एंड टीए विंग ऑफ डीएमए। योर एप्लीकेशन हैज ऑलरेडी बीन फॉरवर्डेड बाय दिस नोडल ऑफिसर टू द कंसर्न पीआईओ सीपीआईओ। अब देखिए इनका क्या जवाब है। अब इनका जवाब है, ये देखिए, इन्होंने ये जवाब दिया, ये देखिए जो पार्लियामेंट वाला सेक्शन है, ये वाला है पार्लियामेंट वाला सेक्शन, इन्होंने ये जवाब दिया जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया। ये देखिए, उसके बाद जिनको इन्होंने भेजा उनका जवाब क्या है, देखिए, ये देखिए, डी पे एंड सर्विसेज, इन्होंने डी पे एंड सर्विसेज को भेजा था। अब इनका जवाब क्या है, देखिए, दिस हैज नॉट सबमिटेड एनी सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू एनी अथॉरिटी टू फर्दर सबमिशन टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इनका कहने का मतलब है कि हमने ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन, ऐसा कोई भी पॉइंट, कोई भी इंफॉर्मेशन सबमिट ही नहीं किया है कि हम वित्त मंत्रालय को भेजा जाए। दिस हैज नो इंफॉर्मेशन अबाउट इट, हेंस दिस एप्लीकेशन इज डिस्पोज्ड ऑफ। यानी कि हमारे पास इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी जानकारी नहीं है, कोई जानकारी है ही नहीं ये अधिकारियों के पास, इन विभागों के पास, इसलिए हम आपका एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ये देखिए जवाब, आरटीआई के जरिए जो सवाल किया था उस सवाल का जवाब आता है कि 8वां पे कमीशन से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है जो हमको दे सकें। इसका मतलब है कि 8वां पे कमीशन अब टॉप सीक्रेट मोड में चला गया है। जिस तरीके से सवाल का जवाब दिया गया है
उससे यही अंदेशा लग रहा है कि 8वां पे कमीशन के बारे में सभी अधिकारियों या सभी विभागों को पता ही नहीं है। ये किस लेवल में उसका काम चल रहा है वो पता ही नहीं चल पा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सीक्रेसी के साथ 8वां पे कमीशन का काम चल रहा है, यही समझ में आता है दोस्तों। बहरहाल जो भी हो, 8वें पे कमीशन में 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएसपी के मुद्दे को आप समर्थन जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये मुद्दा मैं अपने प्लेटफॉर्म में बार बार उठा रहा हूं क्योंकि ये मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। अगर पुराने पेंशनर्स को, जिनको कम पेंशन मिलता है, उनको ही इस तरीके के फायदे हम नहीं दे पाए तो फिर पेंशन बढ़ोतरी का, पे कमीशन का, ओआरओपी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए इस मुद्दे को 8वें पे कमीशन में 2006 से पुराने पेंशनर्स को एमएसपी ग्रांट किया जाए, इस मुद्दे को आप सभी समर्थन करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।